पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उम्र या सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। या किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था? ऑप्शन है 44वां, 40वां, 41वां, 42वां या फिर 43वां। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 ने ये किया गया था। अगर 40वें संवैधानिक संशोधन 1976 की बात की जाए तो 44वें जो संवैधानिक संशोधन है, इस संशोधन ने संसद को भारत के समुद्री क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्न तट और क्षेत्रीय जल की सीमाओं का समय समय पर निर्धारित करने का अधिकार दिया था। जबकि 42वां संवैधानिक संशोधन ये भी 1976 में भी आया था और ये 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। इसी संशोधन के द्वारा ही 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में स्थान दिया गया। और 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को मानना जो था वो बाध्यकारी बना दिया गया। अगर 43वें संवैधानिक संशोधन की बात करें, ये जो था ये 1977 में आया था। मतलब 44वां, 41वां, 42वां जो हैं ये 1976 में आए थे और 43वां संवैधानिक संशोधन जो था 1977 में आया था। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के अधिकार को बरकरार रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लेखित है? दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, औषधियां और विष, कृषि स्रोतों पर आयकर, स्रोतों से आय पर कर। तो इसका कौन सा जो है सही है वो आपका है सी ऑप्शन, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण। सॉरी, कूट के आधार पर चयनित करना था, तो कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 2, 3। कृषि स्रोतों से जो आयकर है यह समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है। भारत का संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित करता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 47 विषय थे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर जिस समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टकराव होगा, वहां पर केंद्र सरकार का ही कानून माना जाएगा। अगर इसमें अन्य विषयों की बात की जाए तो दंडाविधि, जिसमें भारतीय दंड संहिता में सभी मामले शामिल हैं, जिसे भारतीय न्याय संहिता कहा गया है। दंडिक प्रक्रिया, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले जो वर्तमान में समवर्ती सूची में है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण समवर्ती सूची में है। वन समवर्ती सूची में है। जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में है। खाद्य पदार्थों मिलावट जो है समवर्ती सूची में। औषधियां और विष और दिवाला और शोधन क्षमता कोड जो हैं ये सब समवर्ती सूची में है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 66 विषय थे। इसमें राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते, राज्य की सार्वजनिक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य की पेंशन, राज्य का सार्वजनिक ऋण, गुप्त कोष, भू राजस्व
और भू अभिलेखों का रखरखाव और कृषि स्रोतों से आय पर कर। ये जो शब्द हैं ये सब राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान वालों अनुच्छेदों में से सुमेलित नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही सुमेलन जो है वो आपका है ए ऑप्शन, नागालैंड जो है सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद जिन पे विशेष राज्य का प्रभाव है, जैसे नागालैंड के लिए 371 ए नहीं, बी नहीं है, 371 ए है। ठीक है, असम के लिए 371 बी है, मणिपुर के लिए 371 सी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 371 डी है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 371 एच है, गोवा के लिए 371 आई है और कर्नाटक के लिए 371 जे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है? पहला है कि इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी और इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, दो, एक और दो दोनों, केवल दो, या ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दोनों। क्योंकि इस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसे सभी राजनीतिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। इसलिए कथन एक जो है वो आपका सही है। दूसरा जो है कि इसी अधिनियम के द्वारा एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करके इसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, इसलिए ये दूसरा कथन सही है। सिविल सेवकों के चयन के लिए इसी अधिनियम के द्वारा खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया और इसमें स्पष्ट किया गया कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत किसी भी पद, कार्यालय तथा रोजगार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया? 1934 में, 1935 में, 1938 में या 1940 में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1935 में। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान किया, इसलिए बी ऑप्शन सही है। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बाह्य हस्तक्षेप से रहित स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। जब अंततः ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया 1940 में, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कि कौन सी विशेषता किस देश से ली गई। ऑप्शन है चुनना है, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई। राज्य के नीति निर्तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगर दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन लिया गया। अगर रूस से बात की जाए तो यहाँ से मूल कर्तव्य
और प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा। अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियां भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, लोकसभा के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष। कूट के आधार पर चयनित करना है तो कौन सा कथन जो है वो है 1 और 2, केवल 2 और 4, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 1 2 3। ठीक है, क्योंकि अनुसूची 2 में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यों के विधान परिषद के सभापति सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के वेतन और भत्तों और उनके विशेषाधिकारों का उल्लेख है। अगला है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में इसका कौन सा नगरपालिका की सख्त अधिकारों जिम्मेदारियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिका की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों से संबंधित है और इसमें 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं और इस अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, जबकि 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती या पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है और यह इसमें जो है 11वीं अनुसूची में 32 विषय हैं और इसे भी 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, जबकि 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संवैधानिक संशोधन और 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन, लेकिन दोनों का ईयर जो है वो 1992 ही है, मतलब 1992 ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उनके गठन के कालक्रम के में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, नागालैंड, तेलंगाना और झारखंड। तो उनका क्रम सही चुनना है। तो अगर राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार जब 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 पारित किया गया था तो उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 के बाद गठित राज्य किए गए और राज्यों का क्रम बढ़ता चला गया और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम 1956 के बाद की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन जो है वो 1960 में किया गया था और इसका महाराष्ट्र और गुजरात का गठन जो है एक साथ हुआ था और ये बंबई राज्य को अलग करके किया गया था। बंबई जो थी तब मराठी वहाँ और गुजराती भाषा के लोग रहते थे, तो मराठी भाषा के लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लिए गुजरात का गठन किया गया। गुजरात की स्थापना भारतीय संघ के 15वें राज्य के रूप में की गई थी। ठीक है, गुजरात की स्थापना जो है वो 15वें राज्य के रूप में की गई थी और 1956 में एवं 1960 में 2 अलग अलग राज्य आए थे। फिर आते हैं नागालैंड पर। नागालैंड का गठन जो है वो 1963 में किया गया था। यह असम राज्य से नागा हिल्स और त्वेन सांग क्षेत्र को अलग करके 1963 में नागालैंड का गठन किया। भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में इसे दर्जा मिला। ठीक है, और 1961 से मतलब 63 से पहले 1961 में
या असम के राज्यपाल के नियंत्रण के आता था। छत्तीसगढ़ और झारखंड उत्तराखंड जो है, इनका तीनों का गठन जो है वो सन 2000 में हुआ था। ठीक है, और ये तीनों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर बना, और बिहार से झारखंड बना, और झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ, और यह भारत का 29वां राज्य बना था, और इसे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से अलग करके बनाया गया था। तो कूट के आधार पर देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ए ऑप्शन है, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर झारखंड और फिर तेलंगाना। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा रिट के संबंध में सत्य नहीं है? पहला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, और वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति थी, और उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकती है। तो कौन सा कथन जो है रिट के संबंध में सत्य नहीं है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकती है, यही जो है वो सत्य नहीं है। क्योंकि रिटें जो है वो संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के लिए 226। रिटें 5 प्रकार की हैं: प्रतिबंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संसद जो है और अनुच्छेद 32 के तहत किसी न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। 1952 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ही रिट जारी करते थे। अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर या अपने क्षेत्रीय अधिकार के क्षेत्र के बाहर किसी या व्यक्ति के खिलाफ रिट तभी जारी कर सकता है जब इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही की आवश्यकता हो। इसलिए जो है विकल्प डी सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।